हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी रिलेटेड टू मार्शल एंड वॉलरस इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप अभी तक आप लोगों ने मार्शल इक्विलिब्रियम और वॉलरस इक्विलिब्रियम पढ़ लिया होगा। ठीक है, मैंने वहां पे आपके साथ जो केसेस डिस्कस किए थे उन्हीं टॉपिक्स को के साथ मैं आप लोगों को आज की क्लास में बताऊंगी कि अगर ये क्वेश्चन आए तो हमने जो पढ़ा हुआ है वहीं से निकल जाएगा और कैसे निकलेगा। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, स्पेशली वो लोग जो इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो मास्टर्स लेवल में है चाहे वो बैचलर्स लेवल में है, और स्पेशली वो लोग जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी के लिए कर रहे हो चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, वो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि फ्री लेक्चर्स का एक्सेस उनको मिल सके। और साथ ही आप लोग अगर चाहते हैं आपको टाइमली अपडेट मिलता रहे लेक्चर के बारे में, तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो वापस से इसी नाम से है, दैट इज इकोनॉमिक्स विद दीप्ति, आप उसको भी ज्वाइन करिए। और वहां पे जैसे ही वीडियो आती है मैं आप लोगों को टाइमली अपडेट भी उसका प्रोवाइड कर देती हूँ, तो आप जाइए उसको ज्वाइन करिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने आपको भी बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी बताए थे, यहाँ पे ये क्वेश्चन थे और मैंने एक असिस्टेंट डायरेक्टर के एग्जाम से भी क्वेश्चन उठाया था। ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ पुरानी स्लाइड्स के अंदर शेयर किया हुआ है, दोनों में शेयर किया हुआ है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, हाउ इज मार्शेलियन इक्विलिब्रियम डिफरेंट फ्रॉम द वॉलरेशियन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है ये मैंने आपके साथ कहीं ना कहीं बीच में पॉइंटर्स इसके शेयर किए हैं, तो स्टार्ट इसी से करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन 2019 के अंदर आया है ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था? 15 मार्क्स का। तो यहाँ पे आपके पास दो शीट्स, ठीक है, दो पेजेस आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं। और आप लोगों को पता है कि यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम में जो आपके पास शीट होती है उसमें वहां पे मार्जिन्स बने होते हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए वहां पे मैंने ऑलरेडी बताया है आपको। लेट्स से अगर आपके पास ये यूपीएससी की शीट होती तो यहाँ पे यूपीएससी लिखा होता, अगर जेकेपीएससी की होती यहाँ पे वो लिखा होता। अब यहाँ पे जब मार्जिन्स बने हुए हैं तो डोंट राइट ऑन यहाँ पे। ठीक है, आपको मार्जिन्स के बियॉन्ड नहीं लिखना होता। ठीक है, क्यों नहीं लिखना होता? अभी तक स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में स्पेशली मैंने पीएससी की मार्क्स कार्ड देखी है, तो वहां पे अभी तक पेनल्टी मार्क्स नहीं है। ठीक है, पीएससी ने जेके पीएससी ने पेनल्टी मार्क्स नहीं रखे हैं, बट यूपीएससी की जो टॉपर्स की आप लोग मार्क्स कार्ड देखेंगे काफी टाइम वहां पे फाइनल रिजल्ट में उनकी मार्क्स कार्ड में पेनल्टी मार्क्स होते हैं। ठीक है, वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड दैट पेनल्टी मार्क्स कि लोग क्या करते हैं, हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम मार्जिन्स में लिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि पेनल्टी मार्क्स है, सो प्लीज डोंट राइट हियर। ठीक है, और दूसरी बात इसके पीछे नहीं भी लिखने का, देखिए जो जो आपको शीट मिली है आपको उसी में लिखना है। अब यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इन एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा लिखने का टाइम नहीं होता। आप एक क्वेश्चन में जितना मर्जी कंटेंट डालिए, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली मैटर क्या करेगा कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं या नहीं। अटेम्प्टेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि लास्ट में आप कुछ क्वेश्चन छोड़कर आ रहे हैं और फिर भी आपके चांस है क्वालिफाई करने के, तो ऐसा नहीं होता। तो हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा फोकस रखना होता है, इसीलिए मैंने आपको अभी बता दिया फर्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे ही मैं बता रही हूँ कि मार्जिन के बियॉन्ड नहीं लिखना, शीट्स जितनी दी गई हैं उतना ही लिखना है। और दूसरी चीज आप लोग ये भी ध्यान में रखना कि कंसोलिडेशन क्वेश्चंस का करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए कंसोलिडेशन कैसे आएगा? ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि एग्जाम में जाकर मैं लिखूंगा या लिखूंगी फर्स्ट टाइम, तो जरूरी नहीं है कि आप इसको ढंग से लिख पाएंगे। तो इसके लिए यू नीड प्रैक्टिस। ठीक है, तो डेली आप काफी टाइम हो गया है आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हुए। ठीक है, तो अब आप लोग हफ्ते में कम से कम
3 से 4 क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, आप डेली नहीं भी लिख सकते, तो हफ्ते में 3 से 4 क्वेश्चन लिखिए। क्लियर यहां तक? अब यहां पे देखिए, स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। अब मैंने क्या बोला, हमारे पास 2 शीट्स होंगी यहाँ पे क्वेश्चन लिखने के लिए। अगर यहाँ पे हाउ इज द मार्शेलियन इक्विलिब्रियम डिफरेंट फ्रॉम द वॉलरेशियन इक्विलिब्रियम, ठीक है, आपने बुक में भी पढ़ा होगा, तो एज सच यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं मिलते हैं हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक साइड वॉलरेशियन अप्रोच या वॉलरेशियन इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम दिया है तो ट्राई करिए वही टर्मिनोलॉजी यूज करिए जो क्वेश्चन में दिया है। अगर क्वेश्चन में आपको अप्रोच दिया होता तो यहाँ पे आप क्या लिखते, अप्रोच लिखते, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मार्शल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सबसे पहला मैं आप लोगों को हिंट की तरह लिखवा रही हूं। अब आप क्या करेंगे, आप समझ लीजिए। अब वर्डिंग में आपने खुद लिखना है। ठीक है, नंबर 1, जब हम वॉलरस इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इट इज अ जनरल इक्विलिब्रियम अप्रोच। क्या है ये, जनरल इक्विलिब्रियम अप्रोच। अब जब आप लिखेंगे जनरल इक्विलिब्रियम अप्रोच, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे वॉलरस ने क्या एज्यूम किया कि इकोनॉमी में आइसोलेशन में कुछ नहीं होता, देयर अकर्स इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंस का पॉइंट लिखिए। फिर मार्शल की अप्रोच कैसी थी, पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप क्या बता सकते हैं कि मार्शल ने क्या बोला, मार्शल ने एनालाइज किया हर चीज को, किसमें, इन आइसोलेशन। इन आइसोलेशन का मतलब सिट्रस पेरिबस की एजम्पशन आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को समझ आया। अब दूसरा पॉइंट की बात करें, हमने क्या देखा था वॉलरस में, हम जब वॉलरस की बात करते थे तो हम प्राइस एडजस्टमेंट की बात करते थे, याद आ रहा है? डायग्राम से मैंने आपको समझाया है, केस बाय केस समझाया है। ठीक है, दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज सप्लाई। अब वॉलरस पे आप प्राइस वाई एक्सिस पे देखते थे, ठीक है, और मार्शल में हम एक्स एक्सिस पे देखते थे, क्वांटिटी को देखते थे। तो उसी तरीके से अब आप वॉलरस पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम is derived through price adjustments, और मार्शल में इक्विलिब्रियम is derived through quantity adjustments। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब तीसरा, अगर हम वॉलरस की बात करें और मार्शल की बात करें, मार्शल में मैंने आपके साथ एक चीज बहुत बार बोली, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैंने बोला। तो यहाँ पे ये भी हमारा पॉइंट बनेगा। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मार्शल का इक्विलिब्रियम है वो हमें कैसे, किस पे डिपेंड करता हुआ दिखाई दिया, इट डिपेंड्स अपॉन द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, और सप्लाई हमें किस में दिखाई दिया, थ्रू चेंजेस इन मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम हमने डिमांड को किस तरीके से देखा, थ्रू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और सप्लाई को हमने किस पे देखा, सप्लाई जो है उसका बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, थ्रू चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब डिमांड और सप्लाई क्यों, बिकॉज वी हैव टू कर्व्स, डिमांड एंड सप्लाई, उसी के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। लेकिन जब हम वॉलरस की बात करते हैं तो यहाँ पे जब हमें सप्लाई में एडजस्टमेंट देखना होता है तो हम किस में देखते हैं, थ्रू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, क्योंकि सप्लाई के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इट इज द प्रोड्यूसर। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, और यहाँ पे हम डिमांड के लिए क्या देखेंगे, डिमांड के लिए हम एंट्री एंड एग्जिट ऑफ कंज्यूमर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ डायग्राम जो है उस पर फोकस करिए। देखिए डिफरेंस है, लेकिन दोनों अप्रोचेस में वी हैव डायग्राम्स। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वॉलरस में भी एक डायग्राम बनाएंगे और मार्शल में भी करोगे। ठीक है, अब बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास, लेकिन आप एक स्पेसिफिक केस ले लो। ठीक है, यहाँ पे आप स्टेबल इक्विलिब्रियम की डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि दोनों में आप अलग अलग केसेस तो नहीं डिफाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी स्टेबल की डायग्राम बनाइए और यहाँ पे भी स्टेबल इक्विलिब्रियम की डायग्राम बनाइए।
ठीक है, मैं आपके लिए बना भी देती हूँ वापस। वॉलरस, वॉलरस में दिस इज द डिमांड कर्व, दिस इज द सप्लाई कर्व। मैंने नॉर्मल डिमांड और नॉर्मल सप्लाई कर्व लिया। और आप लोगों को पता है जब भी हमारा नॉर्मल डिमांड दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एंड अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व होता है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व ले ली, कहाँ पे, वॉलर मार्शल के केस में। अब जब मुझे वॉलरस का दिखाना है तो यहाँ पे मुझे प्राइस एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे, ठीक है, अब इस डायग्राम के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज जाकर वापस वीडियो देखें। आप लोगों को अगर नहीं समझ आता वीडियोस कहाँ जाकर देखनी है, तो यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर का जो कोर्स है वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। अदर देन दैट आप मेरे नाम से जब वीडियो सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स में दीप्ति डाल दिया करो आगे, वीडियो के आगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मार्शल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप कहाँ दिखाते हो, क्वांटिटी एडजस्टमेंट। तो आप यहाँ पे बता पाएंगे? ठीक है, यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो डायग्राम भी हमारी बन गई। और आपको हमेशा पता है कि डायग्राम जो है वो हमें हेल्प करती है टू फेच गुड मार्क्स। तो आपने देखा कि हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा दोनों में। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट भी हो गया। और जब आप लिखेंगे यूपीएससी की जो शीट्स होती है, मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ, वेट अ सेकेंड। तो दिस इज द शीट जिसकी मैं बात कर रही हूँ। आप भी क्या करा करें, जब आप प्रैक्टिस करते हैं घर पे टेस्ट की, तो यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। अब यहाँ पे यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन पे क्या होता है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख कर देंगे वो। ठीक है, आपकी जो आंसर शीट होती है वहां पे क्वेश्चन लिखा होता है। अब यहाँ पे एक ये पेज होगा और इसी के सिमिलर आपको एक और पेज मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स असाइन टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपको उस बेसिस पे शीट्स असाइन होंगी। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको एक इस शीट पे आंसर लिखना है और एक विदाउट मार्जिन शीट पे आंसर लिखना है, तो यहाँ से भी आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपका ऑलरेडी क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन के लिए आपके पास स्पेस कम है। ठीक है, तो जितने मैंने आपको बताया वो यहाँ पे ओवरऑल आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हमें हमेशा शीट कितनी है हमारे पास उस पे देखकर क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, ये एरिया रह गया, साइड वाला रह गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। और साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपका एक लाइक भी हमें मोटिवेट करता है टू मेक फर्दर न्यू वीडियोस। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। आप स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन। 2016 में क्वेश्चन क्या आया, स्टेट मार्शेलियन एंड वॉलरेशियन कंडीशंस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, डू यू थिंक the existence of Marshallian stability necessarily ensure Walrasian stability and vice versa? अब इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको कूट सियोनिम्स पे ये मिल जाएगा, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आसान बनाकर समझाने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे बोल क्या रहे हैं। ठीक है, स्टेट मार्शेलियन एंड वॉलरेशियन कंडीशंस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, सॉरी, यहाँ पे वॉलरेशियन स्टेबिलिटी कंडीशंस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा टाइपो एरर हो गया था। Do you think the existence of Marshallian stability necessarily ensure Walrasian stability and vice versa? अब ये मैं आपको डायग्राम, जो हमने डायग्राम की थी, मैं उसी की हेल्प से ये क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, स्टेबिलिटी कंडीशन। तो यहाँ पे एक बार मैं आपके सामने मार्शल की स्टेबिलिटी कंडीशन की डायग्राम बनाऊंगी, एक बार वॉलरस की। सबसे पहले जब हम मार्शल की बात करेंगे तो मार्शल में क्या होता है, क्वांटिटी एडजस्टमेंट। और यहाँ पे आप लोगों को पता है, अगर हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एंड अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व होती है, तब भी हमारे पास क्या होता है, मार्शल की हमारे पास जो कंडीशंस थी, जो केसेस हमने किए थे, वो हमारे पास क्या आएगा, वो स्टेबल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे
कुछ लोगों को शायद डाउट भी हो रहा होगा, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज पहले मार्शल और वॉलरस वाली आप लोग जो वीडियोस है वो देखिए। अगर आपको उसका लिंक नहीं मिल पा रहा किसी भी तरीके से, तो इकोनॉमिक्स विद दीप्ति टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, लास्ट की 2-3 वीडियोस में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लीज जाइए, आप वहां जाकर भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। अपवर्ड स्लोपिंग, तो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो हमारे पास कैसी डायग्राम आती थी? दिस इज योर डिमांड कर्व दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व, ऐसी आती थी स्टेबिलिटी के टाइम। अब यहाँ पे हम एक और डायग्राम यूज करेंगे जिसमें मैं आपको कंपैरिजन बता दूंगी कि स्टेबल और अनस्टेबल में कंडीशन में फर्क क्या आ रहा है। ठीक है, साथ में अगर मैं ये इसकी जगह ऐसी डायग्राम बनाऊं, दिस इज योर सप्लाई कर्व, दिस इज योर डिमांड कर्व। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व और अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व जब हम बोलते थे तो हम क्या बोलते थे? हम बोलते थे कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है दैट इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है वहां पे। और यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैंने 2 स्पेशल केसेस के बारे में बात की। ठीक है, क्योंकि इसी का रिवर्स केस हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो एक में हमने लिया डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, और हमने बोला दिस इज आवर केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब पहले इसको ध्यान से देखिए, फिर हम इसमें आते हैं। यहाँ पे क्या है बेसिकली, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है? वी हैव एक्सेस सप्लाई, और यहाँ पे जब हम होते हैं तो हम क्या आ रहे हैं? एक्सेस डिमांड। तो हम लोग अगर क्लियरली देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ से इक्विलिब्रियम के अगर आप ऊपर आ जाते हो, ठीक है, यहाँ से इक्विलिब्रियम से ऊपर आ जाते हैं, मैं क्वांटिटी वाले एक्सेस नहीं ड्रॉ कर रही, ठीक है, मैं सिर्फ आपको डायग्राम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। जब भी एक्सेस सप्लाई होगा, क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांडेड, इस समय क्या होता है बेसिकली? इस समय आपका जो विलिंगनेस टू सप्लाई है दैट इज ग्रेटर देन योर विलिंगनेस टू पे। लोग पे ही नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे क्या होगा? सप्लायर ऑटोमेटिकली कम प्राइस करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सप्लायर कम प्राइस नहीं करे तो क्या होगा? उसका जो सामान है वो बिकेगा ही नहीं। तो इसमें हम क्या दे बोलते हैं? जब भी एक्सेस सप्लाई, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव डिमांड, क्योंकि अगर बुक में नेगेटिव डिमांड भी लिखा हो एक्सेस सप्लाई को तो भी समझ लेना कि यहाँ पे एक्सेस सप्लाई की बात ही हो रही है। तो यहाँ पे जब नेगेटिव डिमांड या एक्सेस सप्लाई होता है तो इट ऑटोमेटिकली ड्राइव्स द सेलर कि आप क्या करिए? आप प्राइस कम करिए। तो प्राइस कम करने का मतलब हम ऑटोमेटिकली इस साइड मूव कर रहे हैं। और दूसरा केस, जब मैंने क्या बोला? एक्सेस डिमांड, जब हमने बोला एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है? विलिंगनेस टू पे इज मोर देन योर विलिंगनेस टू सप्लाई। जब विलिंगनेस टू पे ज्यादा है, लोग ज्यादा पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी इट ड्राइव प्राइस इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि अब लोग ज्यादा पे करना चाहते हैं। आप इसको इन्फ्लेशन से रिलेट करके भी समझ सकते हैं, और इन डिटेल मैंने आपको कल बताया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राइस, देयर इज अ टेंडेंसी कि प्राइस राइज इकोनॉमी के अंदर होगा, और हम यहाँ से वापस से इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करेंगे। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जब भी हम इक्विलिब्रियम की तरफ वापस मूव करते हैं, सेम इक्विलिब्रियम में पहुंचते हैं, तो एट दैट टाइम हम उसको क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है, एंड न्यूट्रल क्या होता है, ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। ठीक है, ये अब एक तो हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे डिमांड जो है दैट इज ग्रेटर देन योर सप्लाई, इसका मतलब एक्सेस डिमांड। और हमने क्या बोला? एक्सेस डिमांड क्या करती है? पुश करती है प्राइस को अपवर्ड। तो प्राइस अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे जब एक्सेस सप्लाई नीचे आपको दिखाई देगी तो इट ड्राइव्स प्राइसेस डाउनवर्ड, तो नीचे की तरफ आएंगे। तो हम लोग स्टेबिलिटी से दूर जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम से दूर जा रहे हैं, दैट इज व्हाई दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आप स्टेबल और अनस्टेबल को समझ सकते हैं। अब ये डायग्राम मैं वापस बनाऊंगी।
ठीक है, अब जो मैं आप लोगों को समझाऊंगी उस बेसिस पे आपको अपना आंसर लिखना है। ठीक है, अभी हम मार्शल की बात कर रहे हैं। दिस इज योर क्वांटिटी, दिस इज योर प्राइस, दिस इज द डिमांड, दिस इज द सप्लाई कर्व। ठीक है, नॉर्मल डिमांड और सप्लाई। ठीक है, केसेस पढ़ लेना, मैं आपको वापस बोल रही हूँ जिन्होंने नहीं पढ़ा। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वी हैव एक्सेस सप्लाई एंड हियर वी हैव एक्सेस डिमांड। मैंने आपके साथ डिमांड प्राइस और सप्लाई प्राइस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जब हम मार्शेलियन इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम Q1 क्वांटिटी के अंदर प्राइस जो है दिस इज द प्राइस। ठीक है, EQ1 प्राइस है, ये EQ1 क्या है, बोथ डिमांड एंड सप्लाई प्राइस, क्योंकि डिमांड और सप्लाई यहाँ पे इक्वल है और यहाँ पे EQ1 में डिमांड प्राइस और सप्लाई प्राइस क्या है, बराबर है, इट इज इक्वल टू EQ1। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि अगर आप Q1 की जगह Q2 में आ जाओ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हम यहाँ पे मार्शल में किसकी बात करते हैं, क्वांटिटी एडजस्टमेंट की, तो ये डायग्राम बनेगी ना। तो यहाँ पे इस समय जब हम यहाँ पे होते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, हम डिमांड प्राइस और सप्लाई प्राइस को देख रहे हैं। इस समय डिमांड प्राइस क्या है, ए बी Q2। ठीक है, हमारा जो डिमांड प्राइस है एट Q2, हमारा डिमांड प्राइस क्या है, डिमांड प्राइस इज AQ2 और सप्लाई प्राइस क्या है आपका, BQ2। ठीक है, इसका मतलब डिमांड प्राइस इज ग्रेटर देन योर सप्लाई प्राइस। जब डिमांड प्राइस ग्रेटर देन योर सप्लाई प्राइस होता है तो हमने जो केस किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट केस में ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो रहा था, जब विलिंगनेस टू पे ज्यादा थी तो जो आपका प्रोड्यूसर था उसके पास इंसेंटिव था टू प्रोड्यूस मोर, तो यहाँ से प्रोडक्शन होते होते हम यहाँ चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपको केस दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिखेंगे जब डिमांड प्राइस ग्रेटर देन सप्लाई प्राइस होगा तो यहाँ पे सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर इंक्रीज करेगा अपना आउटपुट, सप्लायर विल इंक्रीज आउटपुट। ठीक है, और एक और हमारा केस यहाँ पे बनता है जब आपका डिमांड प्राइस लेस देन योर सप्लाई प्राइस है। अब यहाँ पे देखो ने वाले में अब आपका डिमांड प्राइस क्या हो रहा है, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं CD। एट Q3 डिमांड प्राइस इज योर DQ3 और सप्लाई प्राइस इज योर CQ3। अब इस समय हमें क्या दिखाई दे रहा है, डिमांड प्राइस लेस देन योर सप्लाई प्राइस। जब डिमांड प्राइस लेस देन योर सप्लाई प्राइस होगा इसका मतलब विलिंगनेस टू पे कम हो गई, तो सेलर क्या करेगा, सेलर जो आपका है वो रिड्यूस करेगा किसको, सप्लाई ऑफ आउटपुट। जब सप्लाई को रिड्यूस करेगा हम इधर मूव करेंगे। ठीक है, और डिमांड में भी आपको पता है मैंने केस में बताया था, अब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ऑपरेट करेगा और मार्केट में जब सामान सप्लाई कम हो जाती है तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे मोर प्राइस, तो यहाँ पे वो लेस क्वांटिटी के लिए कम प्राइस पे करने को रेडी होगा। तो हम लोग यहाँ पे जब आंसर राइटिंग करोगे आप, अब ध्यान से देखो, आंसर राइटिंग में आपका मेजर फोकस किस पे होगा, एक आप डायग्राम बना देना और दूसरा आप डिमांड प्राइस और सप्लाई प्राइस में फोकस करोगे। यहाँ पे आप दो चीजों पे बताएंगे। ठीक है, अपने हिसाब से लिखना है आपको, केस में पढ़ लेना। अब आप यहाँ पे डिमांड प्राइस और सप्लाई प्राइस का बोलोगे। अब यहाँ पे आंसर राइटिंग में हिंट दे रही हूं, सबसे पहले आप बोलोगे एट इक्विलिब्रियम डिमांड प्राइस और सप्लाई प्राइस क्या होता है, इट इज इक्वल टू सप्लाई प्राइस। ठीक है, इक्विलिब्रियम में आप ये लिखोगे, आप बोलोगे वंस द इक्विलिब्रियम गेट्स डिस्टर्ब डिमांड प्राइस नॉट इक्वल टू सप्लाई प्राइस। ठीक है, पूरा मैथमेटिकल मत लिखना, डिमांड प्राइस और सप्लाई प्राइस को वर्ड्स में लिखो। ठीक है, तो डिमांड प्राइस इज नॉट इक्वल टू सप्लाई प्राइस, तो यहाँ से दो केसेस बना लेना, केस वन जब डिमांड प्राइस ग्रेटर देन सप्लाई प्राइस है तो आप यहाँ लिखोगे कि सप्लायर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा आउटपुट को, और दूसरा केस
जहां पे डिमांड प्राइस लेस देन योर सप्लाई प्राइस है, उस समय आप क्या बोलोगे कि जो आपका सप्लायर है वो क्या करेगा, रिड्यूसेस आउटपुट करेगा, और यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर मार्शल इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल है। अब यहाँ पे इस समय क्यों लिखोगे आप, यहाँ पे जब आप कूट्स यूनियन से भी ये पढ़ोगे, ठीक है, मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, वहां पे स्टेबल और अनस्टेबल डायग्राम को कंपेयर करके इन्होंने समझाया हुआ है। अब यहाँ पे दूसरी डायग्राम क्या ले लेते हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, सप्लाई कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। मैंने आपको बताया कि दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्टेबल वाले टाइम, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं हम, अगर डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को कहां से कट कर रही हो, अबव से, और यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि सप्लाई कर्व डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को बिलो से कट कर रही है, यहाँ ऊपर से आ रही है, ठीक है, और यहाँ बिलो से, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इक्विलिब्रियम, मार्शल इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इफ, ये लिख लेना जो मैं आपको लिखवा रही हूं, इफ डिमांड कर्व कट्स सप्लाई कर्व फ्रॉम अबव। तो आप इस तरीके से मार्शल का इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन कर लेना, मार्शल की स्टेबिलिटी कंडीशन एक्सप्लेन कर लेंगे। क्लियर। अब वॉलरस पे चलते हैं। वॉलरस के लिए भी डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ जो डायग्राम शेयर करूंगी वॉलरस में भी, वो कौन सी करूंगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की। और आप लोग जानते हैं जब हमारी डिमांड और सप्लाई कर्व, नॉर्मल डिमांड और सप्लाई कर्व होती है, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पे वी हैव डिमांड कर्व, यहाँ पे हमारे पास सप्लाई कर्व, ठीक है। तो हमने बोला था दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, जाकर वॉलरस वाली क्लास देख लेना, ठीक है। तो हमने बोला दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब जैसे हम वॉलरस में जब बात करते हैं तो हम प्राइस एडजस्टमेंट में बात करते हैं, तो प्राइस के साथ रिलेट करती है यहाँ क्वांटिटी, क्या रिलेट करती है, क्वांटिटी। जैसे मार्शल में आप इनडायरेक्टली क्या करते हैं, मार्शल में आप डिमांड प्राइस और सप्लाई प्राइस को देखते हैं, यहाँ पे हम किसको देखते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड को। लेट्स से इक्विलिब्रियम पे प्राइस ये है P, P1 इज द प्राइस एट इक्विलिब्रियम लेवल। अब प्राइस आपका डिस्टर्ब हो गया, जब आपका प्राइस P2 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्राइस P2 पे प्राइस राइज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन योर क्वांटिटी सप्लाइड, आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड एंड हमारा जो ये वाला है दिस इज व्हाट, दिस इज क्वांटिटी सप्लाई। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एट P2 क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन योर क्वांटिटी सप्लाइड, सॉरी इट इज लेस देन योर क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है, मैंने गलत लिखा क्योंकि दिस इज योर क्वांटिटी डिमांडेड। आपको ये वाली लाइन ड्रॉ नहीं करनी, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। हमने क्या लिखा, क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन योर क्वांटिटी सप्लाई। जब डिमांड ही कम होगी सप्लायर प्रोडक्शन करेगा नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सप्लायर विल रिड्यूस प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन को क्या करेगा, रिड्यूस। तो आप फर्स्टली इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करेंगे, फिर आप केसेस बताएंगे जहां पे डिसइक्विलिब्रियम बन रहा है, फिर इसी तरीके से हम P3 प्राइस लेंगे, ठीक है, P3 प्राइस लोगे। P3 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या है, दिस इज क्वांटिटी सप्लाई एंड नाउ दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो एट P3 क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन योर क्वांटिटी सप्लाई। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, विल इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिखेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई का रिलेशन बताना होता है बेसिकली। जब आप कुर्सियोनिक्स भी देखेंगे तो वहां पे आपको QD माइनस QS इस तरीके की एक सिचुएशन दिखेगी, ठीक है, उन्होंने EP इज इक्वल टू QD माइनस QS लिखा है, ठीक है। मैं उसी को आप लोगों को सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन, और आपको पता है दिस इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम।
अब यहाँ पे मैं वापस से दोनों डायग्राम बनाऊंगी, एक स्टेबिलिटी वाली और एक अनस्टेबल वाली। तो वहां से आप लोगों को मैं समझाऊंगी कि यहाँ से अब आपको क्या बताना है आगे। ठीक है, लेकिन जब आप डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे तो यू शुड बी क्लियर कि हमारे पास जो डायग्राम है वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे हमें केसेस याद होने चाहिए कि स्टेबल का कौन सा है, अनस्टेबल का कौन सा है। आप एग्जाम में बैठ के चेक नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास इतना ज्यादा लिबर्टी नहीं है टाइम की। अब यहाँ पे वी नो कि हमारे पास जो स्टेबिलिटी का केस है जहां पे डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होती है, और यहाँ पे अनस्टेबल का केस मैं लिख रही हूँ एक। ठीक है, मैं क्यों इतनी क्विकली बना रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया जब, तो मेरा रिवीजन हुआ, आप भी करिए बैठ के रिवीजन, और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी करिए। अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि दिस इज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम और दिस इज योर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, हम इसी से कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमने क्या देखा, ऊपर क्या था, दिस इज योर क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, ये वाली लाइन, और ये आपकी क्या है, सप्लाई कर्व at P2 quantity demanded is less than your quantity supply। और यहाँ पे उसी तरीके से हमारा क्या है, अनस्टेबल में अगर आप देखेंगे at P2 quantity supply is less than your quantity demanded। ठीक है, इसका उल्टा। ठीक है, तो हम लोगों को एक ये दिखा, और P3 में हमें क्या दिखा, इस डायग्राम में क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन योर क्वांटिटी सप्लाई, और यहां पे हमें क्या दिखा, क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन योर क्वांटिटी सप्लाई। तो यहाँ पे अब आप जब लिखेंगे, आप यहीं से अपना आंसर डिवाइस करेंगे। आप क्या बोलेंगे, आप पहले वहां तक सिर्फ स्टेबल वाली डायग्राम बनानी है, ये अनस्टेबल वाली डायग्राम मत बनाना एग्जाम में। मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि आंसर कैसे निकाल रहे हैं हम। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि अगर इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर ये कंडीशन हो और इक्विलिब्रियम प्राइस के बिलो में अगर हमारे पास ये कंडीशन है, तो ऑटोमेटिकली वॉल्रस के केस में हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो क्या होगा, दैट इज स्टेबल। और यहाँ वाला ये वाला पार्ट एग्जाम में नहीं करना। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हमें आंसर किस तरीके से राइट करना है। क्लियर। अब यहाँ पे वापिस से क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए, मैंने आपके साथ फर्स्ट पार्ट इसका डिस्कस कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। डू यू थिंक, अब आपसे पूछा जा रहा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्शेलियन स्टेबिलिटी नेसेसरली इंश्योर्स वॉलरेशन स्टेबिलिटी एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम केसेस में जाएंगे वापस। ठीक है, केस में अगर आप लोगों को याद होगा, हमारे पास 4 केस बनते थे। केस 1, जहां पे हम क्या बोलते थे, वो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग जैसे नॉर्मल होता है, और सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। अब यहाँ पे अभी हमने यही केस देखा। यहाँ पे हमने क्या देखा कि दोनों जगह मार्शल और वॉलरस दोनों जगह हमें क्या दिखा, स्टेबल सिचुएशन दिखी। तो अगर आप इस केस को देखेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ, मार्शल में स्टेबिलिटी थी, वॉलरस में भी स्टेबिलिटी थी। केस 2, जहां पे हम क्या बोलते हैं, बोथ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ 2 केस डिस्कस किए थे। नंबर 1, डिमांड कर्व जो थी दैट इज स्टीपर, एंड सप्लाई नंबर 2, सप्लाई कर्व इज स्टीपर। ठीक है, ये दोनों केसेस मैंने आप लोगों को समझाए थे। आई होप आप लोगों को पता है। अब जब हमने ये केस किया, डिमांड कर्व इज स्टीपर, तो आप लोगों ने आई होप किया है, क्लास अटेंड की है, नहीं की, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज क्लास जाकर देखिए। मैंने बहुत एफर्ट मार के आपको क्लास पढ़ाई थी वहां पे। ठीक है, जब डिमांड कर्व स्टीपर होती है तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वहां पे मार्शल इक्विलिब्रियम स्टेबल आता है, बट वॉलरस का इक्विलिब्रियम अनस्टेबल आता है। ठीक है, जाकर देखिए डायग्राम्स में आपके साथ यहाँ वापस डिस्कस नहीं करूंगी, प्लीज वो क्लास देख लीजिए। अब यहां से आप बोल पा रहे हैं कि अगर मार्शल में हमें स्टेबिलिटी दिख रही है, इट डज नॉट इंश्योर कि वॉलरस में भी हमें स्टेबिलिटी दिखाई देगी। यहां से आप इस केस की मदद से आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं।
जो क्या बोलता था, डू यू थिंक दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्शेलियन स्टेबिलिटी नेसेसरली इंश्योर वॉलरेशियन स्टेबिलिटी? तो आप यहां से बोल सकते हैं इट डज नॉट इंश्योर। ठीक है, केस से आप बता सकते हैं। फिर सप्लाई कर्व इज स्टीपर, जब हमारी सप्लाई कर्व स्टीपर होती थी, इस केस में जब डिमांड और सप्लाई कर्व वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती थी, तो यहां से हमारा क्या आता था, मार्शल का अनस्टेबल आता था, बट वॉलरस में हमें स्टेबिलिटी दिखाई देती है। तो यहां से आप क्या बोल पाएंगे कि दूसरा केस जो है एंड वाइस वर्सा लिखा है ना, कि स्टेबिलिटी in Walrasian equilibrium does not necessarily ensure Marshallian stability। तो यहां से आपका वो केस भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप लोग लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये लॉन्ग आंसर में आया है, तो देखिए दो डायग्राम आपके पास यहाँ की हो जाएंगे, एक मार्शल की एक वॉलरस की। दो डायग्राम आपके पास यहाँ की है, दो डायग्राम हमने पहले देखी, तो इन टोटल वी हैव 6 डायग्राम्स। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि किस तरीके से आप डायग्राम तभी बना पाएंगे जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी टॉपिक की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप केस बाय केस आप समझाएंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2014 का क्वेश्चन है। पहले ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे ले लेती हूँ। What do you mean by existence and uniqueness of equilibrium in a market? Existence तो आप लोगों को पता है, अब uniqueness बचा था वो बता देती हूँ। Examine these concepts in a market where both demand and supply curve are downward sloping। ठीक है, यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, बोथ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, यहाँ पे देखिए आपके पास दो केसेस बनेंगे। एक जहां पे आप बोलेंगे डिमांड कर्व इज स्टीपर, और दूसरे केस में बोलेंगे सप्लाई कर्व इज स्टीपर। ठीक है, आप यहां से इस तरीके से बोलेंगे, डिमांड कर्व इज स्टीपर में एक बार आप वॉलरस इक्विलिब्रियम समझाएंगे, एक बार आप मार्शल इक्विलिब्रियम समझाएंगे। ठीक है, मैंने इन डिटेल आपको समझाया हुआ है। मार्शल वाली वीडियोस में आपको मार्शल वाला पार्ट मिलेगा, और वॉलरेशियन वाले पार्ट में वॉलरस वाला पार्ट मिलेगा, और सप्लाई कर्व स्टीपर में आपको फिर से वॉलरस और मार्शल का पार्ट डिफाइन करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा, आप लोग इन टोटल 2 2 4 यहाँ से डाउनवर्ड स्लोपिंग वाले में, और फर्स्ट जो यूनिकनेस वाले 5 डायग्राम्स आपकी यहाँ पे भी बनेंगी, लेकिन आप डायग्राम तभी बना पाएंगे जब आपने प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस आपसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो प्लीज प्रैक्टिस करिए, डायग्राम बनाना इतना मुश्किल नहीं है। तो अब ये वाला केस मैंने इन डिटेल आपको समझाया हुआ है, तो यहाँ पे रेपिटेशन है, मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगी। अब एक चीज मैंने आपको समझानी है, दैट इज यूनिकनेस। यूनिकनेस का मतलब क्या होता है, जब आपका डिमांड और सप्लाई कर्व अगर आपकी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम क्या बोलते हैं, दैट टाइम इक्विलिब्रियम हमारा क्या है, यूनिक है। क्या है, यूनिक। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम को बनाकर, जो हमारी नॉर्मल वाली डायग्राम होती है, नॉर्मल डिमांड और नॉर्मल सप्लाई कर्व की, उस डायग्राम को यूज करके आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तो कोई इशू। अब इस डायग्राम से आप एक्सप्लेन करेंगे। अब 2014 का जो क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉपर मॉडल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद लैग्ड एडजस्टमेंट। अगर आप चाहते हैं कि ये मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि मैम हमें इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है, और कमेंट्स अगर ज्यादा होंगे तो फिर मैं आप लोगों के लिए ये वाला टॉपिक भी एक्सप्लेन कर दूंगी आपके साथ। ठीक है, 2014 का जो क्वेश्चन है उसी लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी कॉपवेव मॉडल और ये क्वेश्चन। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे जाते जाते एक और चीज मैंने आपको बतानी है इस टॉपिक में, दैट इज मल्टीपल इक्विलिब्रियम। कई बार क्या होता है, डिमांड और सप्लाई कर्व की इंटरसेक्शन 2 पॉइंट्स पे होती है। जैसे यहाँ पे दिस इज योर डिमांड कर्व एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बोला, 2 पॉइंट्स पे आपकी इंटरसेक्शन होगी, तो हम इसको क्या कहते हैं, इट इज नोन एज मल्टीपल इक्विलिब्रियम। क्या कहोगे, मल्टीपल इक्विलिब्रियम। अब आप लोग बताइए, ए में स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल है, और बी में स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल है। ठीक है, अब आप ये कैसे देखेंगे, डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को कैसे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे,
अगर आप फर्स्ट में देखेंगे डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को ऊपर से इंटरसेक्ट करती है। जब डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को अबव से इंटरसेक्ट करती है तो हम क्या बोलते हैं? एट दैट टाइम हम इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? स्टेबल। बट यहाँ पे डिमांड सप्लाई कर्व हमारी कौन सी है? ये वाली। और डिमांड कर्व नीचे से इंटरसेक्ट कर रही है सप्लाई कर्व को, तो हम क्या बोलेंगे? अनस्टेबल। क्या बोलेंगे? अनस्टेबल। अब जो कूट्सियोनिस पे दिया हुआ है वो डायग्राम चेंज थी, ठीक है। मैंने डायग्राम इसलिए चेंज की थी कि आप लोगों को अगर लगता है कि आप ऐसे जाएंगे रैंडम देखेंगे, ठीक है, प्लीज यूज लॉजिक। तो यहाँ पे दिस इज योर डिमांड कर्व और हमारी यहाँ पे उन्होंने ये सप्लाई कर्व इस तरीके से ली है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को ऊपर से कट कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हम इसको क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को ऊपर से इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मींस इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको ये चीज देखनी है और आप बता सकते हैं। और एक और लास्ट पॉइंट आप देख लीजिए जो आपको बुक में भी मिलेगा। यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस है। कई बार क्या होता है, सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व इंटरसेक्ट नहीं करती, उस समय हम क्या बोलते हैं? नो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन द मार्केट। अब आप में से कुछ बोलेंगे मैम यहाँ अगर हम सप्लाई कर्व को करें, यहाँ डिमांड कर्व को करें, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक हो आप, इंटरसेक्ट करेगी, बट यहाँ पे जो प्राइस आएगा दैट इज नेगेटिव, ठीक है, ओरिजिन के नीचे होगा। यहाँ पे जो हमारा प्राइस होगा दैट इज नेगेटिव प्राइस। और आप लोग जानते हैं कि प्राइस शुड बी पॉजिटिव। प्राइस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। दैट्स वाई मैंने क्या बोला, यहाँ पे नो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको ध्यान से प्रिपेयर करना। ठीक है, क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। एक बार वापस रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट और टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।